ठीक है? यस सर। है ना? तो अच्छा, आरएमएस वैल्यू निकालते कैसे हैं सर? आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, इसके निकालने का दो तरीका है कि अगर वैल्यूज गिवन है, जैसे यहाँ गिवन है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरीके से अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू गिवन है ना? डिस्क्रीट वैल्यू गिवन है कि -2 है, 4 है, -3 है, 2 है, कुछ अलग अलग टाइम पे, ये टाइम है, इधर टाइम है। तो क्या करेंगे सर? सबका स्क्वायर, -2, 4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करेंगे। फिर क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। तो 1 2 3 4 4 वैल्यू है, तो 4 से डिवीजन, स्क्वायर, देन मीन, देन अंडर रूट। सो दिस इज आरएमएस। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। लेकिन अगर वेव फॉर्म में गिवन है सर, तो क्या करेंगे? तब क्या करेंगे सर? जो भी है, वोल्टेज है, करंट है, मान लो वोल्टेज है, तो वोल्टेज का स्क्वायर dt इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड का अंडर रूट, यही था। सर ऊपर 0 से 2 पाई था ना? हाँ, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई। यस। साइन और कॉस के लिए टाइम पीरियड 2 पाई होता है, तो इसीलिए इसको आपने लिख दिया था 1/2 पाई 0 से 2 पाई, ठीक है, v² dt का अंडर रूट। अभी आप और इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि अगर इवन इंटीग्रेशन है, जैसे कॉस है, इवन फंक्शन है, जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, तो आप उसको डबल कर सकते हो। जैसे 0 से 2 पाई है, आई बात समझ में? तो जो आपको लगता है कि रिपीट है, या जैसे कई बार आप करते हो ना, -a2 + a, इंटीग्रेशन आपने सीखा होगा, यस सर। या -π to π। तो अगर इवन Yes, फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको 0 से π कर दो और 2 मल्टीप्लाई कर दो, यस सर। सिर्फ इवन फंक्शन। तो वो इंटीग्रेशन का पार्ट है, हम उधर नहीं जाएंगे, वो अलग अलग मैथमेटिकल टूल है। तो वो आप टाइम जैसा जैसा बीतता जाएगा, आप और ज्यादा सीखते जाओगे। तो ये आरएमएस वैल्यू है। इसी तरीके से एक एवरेज वैल्यू होगा। एवरेज वैल्यू क्या होगा सर? अच्छा, जो वैल्यू गिवन रहती है वो जनरली आरएमएस वैल्यू ही होती है। आरएमएस होती है। एवरेज वैल्यू क्या होगा सर? पीक वैल्यू पीक वैल्यू 2 बाई 5, है ना? 2/5। अच्छा, एक और आपकी उसमें था, एक था पीक, क्या था? फोम फैक्टर, और फॉर्म एक फैक्टर। पीक फैक्टर था ना? यस सर, पी वेक्टर वो केएफ था ना शायद। तो फोम फैक्टर क्या है? जल्दी जल्दी देख वो के बताओ। cos फाइ। cos फाइ। cos 5 पावर फैक्टर। हाँ, चलो अच्छा हुआ तुमने बोल दिया, तो लिख ही देता हूँ, पावर फैक्टर। फोम फैक्टर, और दूसरा क्या था? पीक फैक्टर था, कोई और था, देखना जरा नाम। एक तो फोम फैक्टर है, दूसरा कौन सा है? हाँ, फोम फैक्टर एंड पीक फैक्टर। पीक फैक्टर कोई क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, बेस्ट फैक्टर, है ना? तो फोम फैक्टर इज आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू। इसी का दूसरा नाम क्या है सर? इसी का दूसरा नाम क्या है? पीक फैक्टर का दूसरा नाम क्या है? क्रेस्ट फैक्टर। क्रेस्ट फैक्टर। फैक्टर। ये तो पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू था। हाँ, तो ये है पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस। अपॉन आरएमएस, ठीक है? तो ये सब वो है जिसपे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है सर? यस सर। ऐसे ही एवरेज वैल्यू के लिए क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू के लिए सिंपल, एक को, किसी को भी एवरेज वैल्यू अगर हमको निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू के लिए क्या करेंगे सर? कोई अगर वेव फॉर्म गिवन है, तो सिंपल, जैसे ईएमएफ का ही ले लेते हैं, वी का ही ले लेते हैं, तो वी dt करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t,
और 1 बाई टाइम पीरियड। ये एक गिवन वेव के लिए एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका है। ठीक है सर। एवरेज वैल्यू Yes, बोले तो मीन वैल्यू। तो जैसे अगर ये वाला एग्जांपल ले लें, इस वाले एग्जांपल के लिए निकालें एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, तो सिंपल क्या करेंगे, -2 +4 -3 +2 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। मीन जैसे निकालते हैं। ठीक है, चले सर आगे चले। yes, sir. ओके, फिर अब इसको मैं मिटा देता हूं, जो मैं चाहता था वो फ्रेश बना दूं। तो ये सारे वो है जिन पे आपका 1 मार्कर का सवाल आएगा। एक एक नंबर आप कमा सकते हैं इस पे। अच्छा, अब आते हैं काम की चीज पे। काम की चीज में क्या क्या है देखो, पहले एक काम करते हैं, टर्म समझते हैं। तो रेजिस्टेंस आर, ओके, और क्या था सर, रिएक्टेंस। तो पहले इंडक्टेंस सॉरी, कैपेसिटेंस सी, इंडक्टेंस एल, इसका यूनिट ओम, इसका यूनिट हेनरी, इसका यूनिट फैराड। अच्छा, फिर क्या होगा सर, रिएक्टेंस होगा। रिएक्टेंस दो तरीके का होगा सर, इंडक्टिव और कैपेसिटर वाला। कैपेसिटर का रिएक्टेंस इसको बोलेंगे एक्सी, इसको बोलेंगे एक्सएल, है ना। Yes, sir. रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम हो जाएगा सर। बस याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, जैसे x + i y है, तो ये है रेजिस्टेंस, और अगर प्लस लगा हुआ है तो ये है एक्सएल, और अगर x - i y है तो x तो रेजिस्टेंस ही है, y डेफिनेटली xc होगा, है ना, याद है। Yes, sir. ओके, तो एक्सएल हो गया, एक्सी हो गया, और क्या क्या था, हाँ इम्पिडेंस। इम्पिडेंस डिनोटेड बाय जेड, है ना। इम्पिडेंस क्या हो जाता है सर, Z² = R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इसका यूनिट भी हो जाएगा ओम। ठीक है सर। Yes, sir. ओके, और चूंकि सीरीज सर्किट अगर है, सीरीज है, तो यही बन जाएगा क्या सर, E² = VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। सीरीज सर्किट में क्यों, क्योंकि सेम करंट सब में फ्लो किया था, याद है ना। यस सर। Yes, तो यानी कि XL माइनस XC, फिर से बोल दूं, ये तब है जब XL बड़ा है XC से, तो ये R हो गया, ये हो गया Z, ये हो गया phi। ये उल्टा बन जाएगा, अगेन ये R ही है, ये है XL माइनस XC, लेकिन XC बड़ा है XL से, तो ये नीचे चला गया, निगेटिव phi हो गया, ये हो गया Z। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक। और इसी से बना करके हमने ईएमएफ का बना लिया था। ये सिमेट्री होता है, फाई वही रह गया, फाई ये बन गया क्या सर, वी आर, ये बन गया क्या सर, VL माइनस VC, और ये बन गया क्या सर आपका सप्लाई वाला वोल्टेज ईएमएफ, है ना। तो yes, sir. यहां से आप निकाल सकते हो tan phi क्या निकल जाएगा सर, VL माइनस VC अपॉन VR, या XL माइनस XC अपॉन R, एक ही बात है। साइन निकालना चाहते हो, साइन फाई क्या हो जाएगा सर,
VL माइनस VC अपॉन V या E, अगर E लिखा है तो E ही रहने दो, E या XL माइनस XC अपॉन Z, है ना। और अगर cos phi हम चाहते हैं, cos phi चाहते हैं तो क्या हो जाएगा सर, VR अपॉन Z, या सेम रहेगा, याद करो सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, VR अपॉन E, R अपॉन तीनों और yes, ये बहुत जरूरी है, यही है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का खेल एसी सर्किट में, एसी सप्लाई में, एसी प्रोडक्शन में, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जहां जहां एसी बन रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, आप यूज कर रहे हो, हर जगह ये पावर फैक्टर है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसको पावर फैक्टर कहते क्यों है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कितनी बिजली आप बना रहे हैं या कितनी बिजली भेज रहे हैं। इट्स लाइक आपने अरिजीत को चिट्ठी भेजी कि भैया 10 किलो चीनी मैं तुमको भिजवा रहा हूं, तो क्या अरिजीत को 10 किलो चीनी मिल रहा है? तो एसी में, डीसी में जनरली ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। एसी में ऐसा हो सकता है कि अरिजीत को 10 का 10 मिले, 5 मिले, कम मिले, 0 मिले, वो सब डिपेंड करेगा इस पे, इस पावर फैक्टर पे। तो मैं बता ही देता हूं, बचा के क्यों रखूं, क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं ट्रू पावर। ट्रू पावर इज इक्वल टू अपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर, यही cos phi, यानी कि दिस पावर इज इक्वल टू V, पावर का मतलब V नॉट I नॉट, वोल्टेज इंटू करंट, इंटू cos phi। ये आता कहां से, मैं अभी आपको बताता हूं ये आया कैसे, कहां से आ गया सर, बिना सिर पैर के। इसका ओरिजिन कुछ तो होगा ना, कोई तो रेफरेंस होगा, होगा कि नहीं। yes sir, तो एक काम करते हैं, फेजर बनाते हैं, एक सीरीज आरएलसी सर्किट का फेजर बनाते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या सर, याद करो, हम क्या करते हैं सर, एक्स और वाई एक्सिस हमने ले लिया जी। थोड़ा सा हम एकदम जीरो पे नहीं बनाते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, तो यहां कहीं हमने बना दिया आई, और इसी से आगे हमने बना दिया क्या सर, वी आर, क्योंकि जिधर करंट जाएगा उधर ही रेजिस्टेंस का वोल्टेज रहेगा। इसमें कोई किसी को डाउट? सीरीज सर्किट में, सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, आपने सप्लाई दिया ई विथ 50 हर्ट्ज फॉर एग्जांपल, करंट फ्लो किया आई, तो एक ही करंट तीनों में फ्लो कर रहा है ना सर, यस सर, यानी yes, आई एल इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई। yes यस sir, सर, तो और आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस में आपने ये भी पढ़ा कि वी आर, आई आर जिधर रहेगा उधर ही वी आर रहेगा। आपने पढ़ा कि आई एल जिधर रहेगा वी एल 90 डिग्री ऊपर रहेगा। आपने पढ़ा कि आई सी जहां रहेगा वी सी 90 डिग्री पीछे रहेगा, याद है ना, 90 डिग्री लीडिंग, यस 90 सर, डिग्री लैगिंग। तो जब तीनों को हम एक साथ बना देंगे तो आई तो एक ही है, इसलिए मैंने आई लिख दिया, यही आई है, यही आई आर है, यही आई एल है, यही आईसी है। एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, नहीं सर। तो इसी के फेज में इसी के साथ जाएगा वी आर, रेजिस्टेंस का वोल्टेज। यस सर, इससे 90 डिग्री जाएगा ऊपर वी एल, हाँ या ना, यस सर, और इससे Yes, sir. 90 डिग्री पीछे जाएगा नीचे सर ये VC, इंडक्टर में ना, क्या, ये इंडक्टर में ना, एल इंडक्टर है, सी कैपेसिटर है। हाँ यस, क्या पूछ क्या रहा है तू, सवाल क्या है? नहीं नहीं ये इंडक्टर में है ना वीएल वाला, हाँ हाँ, एल yes sir, फॉर इंडक्टर, यस। ओके, सो हम क्या करते हैं, मान लो ये छोटा था तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे कोई पॉइंट आया दैट इज वीएल माइनस वीसी, हाँ या ना।
यस सर। है ना। तो इसको मैं डॉट कर देता हूं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम रूल बनाएंगे हम, और ये बन गया हमारा ई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अब इस पे ध्यान देना, सिर्फ इस पे, सिर्फ इतने पे। ये सारा खेल इसी में है, यही आप इम्पिडेंस ट्रायंगल बोलते हो या ईएमएफ ट्रायंगल बोलते हो। तो इसको यस जरा मैं सर। अलग अलग अगर बना दूं, तो अलग बना दिया तो क्या हो गया सर, आई आर वी आर माइनस वी सी, है ना। और ये बन गया हमारा ई, ये हो गया हमारा फाई। ठीक है सर। यस सर। अच्छा सर, तो आप देखो ना सर कि जो ई आया, सर यानी ई आर क्या है, वो सप्लाई है ना? ई सप्लाई है, ई ई। अच्छा ई है, मेरे को लगा ई आर, ये वो है ई आर वी लगा। आर, ये है वी सी, ये है वी हम्म, एल। ठीक है, यस सर। ओके। तो इसका मतलब फिर से एक बार लिख लेते हैं, क्या हो गया सर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। काम यस की सर। चीज क्या है, काम की चीज देखो। अब थोड़ा सा आप बेसिक 11th में जाओ, वेक्टर का रेजोल्यूशन सीखो। तो ये आई है, ये इसमें यहाँ पे आई है ना। यस सर। तो यानी कि आई का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दैट इज आई कॉस फाइव, यस सर। और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज आई साइन फाइव। यस सर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हालांकि मैंने गलत तोड़ दिया है, 90 डिग्री इससे, मतलब ये तो आई है, पर ये इससे 90 डिग्री, हाँ। है ना। तो ये हो गया हमारा आई साइन फाइव। ठीक है सर। यस सर। तो यानी कि आई कॉस फाइव, आई के दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए, आई कॉस फाइव जो गया ईएमएफ के साथ। तो इसलिए पावर इज इक्वल टू क्या हो गया सर, वोल्टेज इनटू करंट। यस सर। वोल्टेज तो ई हो गया जो सप्लाई आपने दिया, ई, और उसके साथ करंट कितना गया सर, आई आई कॉस। कॉस फाइव। अब हम क्या करेंगे सर, आई और ई को एक साथ लिख देंगे, ई और आई, और कॉस फाइव को हम अलग कर देंगे। तो ये बन गया यस आपका सर पावर, एपरेंट पावर इसी को बोलते हैं। मैंने उल्टा लिख दिया है, गेस यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ये उल्टा है, एपरेंट पावर इज इक्वल टू ट्रू पावर इनटू, हाँ एकदम उल्टा लिखा है, ट्रू पावर, और यहाँ पे शायद आएगा एपरेंट पावर, ये चेक कर लेना। ठीक है, तो एपरेंट पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, जो पावर आपने जनरेट किया, पावर जनरेटेड इनटू पावर फैक्टर, ये cos फाइव आ गया पावर फैक्टर। समझ में आया क्या? यस सर। यानी कि आपको आउटपुट पावर कितना मिलेगा, वो जरूरी नहीं कि ट्रू पावर जो आपने जनरेट किया वो आपको मिल जाएगा, जो आपने कमाया वो आपके घर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है रास्ते में कोई लूट ले, वो डिपेंड करेगा इस पावर फैक्टर पे। ठीक है, पावर फैक्टर में cos फाइव है, तो यानी कि cos फाइव की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है सर, मिनिमम सर ये क्या वैल्यू लिखा, पावर फैक्टर से पहले पावर जनरेट। 1 हो जाएगा। तो यानी कि अगर cos फाइव 1 है, उस वक्त आपको जो आप कमा रहे हैं वो आप घर लेके आएंगे। यस सर। ठीक है, तो ये पावर फैक्टर का खेल है, अभी और समझोगे। एक चीज जो आई साइन फाइव बच गया, ध्यान देना, आई साइन फाइव किसी भी पावर जनरेशन में, पावर कंजम्पशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, यस सर, हाँ, अलग ही है वो। अलग ही है। इसीलिए आई साइन फाइव को बोलते हैं वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट मतलब पावरलेस करंट। आई साइन फाइव जो है
अब आप गौर समझो, कॉमन सेंस की बात है कि ये आई जितना इसके नजदीक जाएगा, जितना नजदीक जाएगा उतना कॉस वाला पार्ट बढ़ता जाएगा, यस सर। और जितना दूर जाएगा यानी ये फाई फेजर कॉस आपने पढ़ा है ना, कॉस का एंगल बढ़ता है तो वैल्यू घटती है, साइन का एंगल, साइन का एंगल बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, रिमेम्बर? यस सर। तो कॉस चाहेगा कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस जितना कम हो, कितना घर की बात है, सामाजिक बात है। देखो, कॉस चाहता है कि डिफरेंसेस जितने कम रहेंगे उतनी ज्यादा बचत होगी, उतना मैं ज्यादा से ज्यादा तुमको दे पाऊंगा। जितना हमारा डिफरेंस बढ़ता जाएगा, समझो एक टाइम आएगा 90 डिग्री हो जाएगा अगर, तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा सर। मतलब है पावर जनरेट हो रहा है लेकिन आपका बल्ब नहीं जलेगा यस अगर कॉस 90 डिग्री हो गया। तो साइन खुश हो जाएगा क्योंकि साइन कहेगा 90 डिग्री पे तो मैं तो मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि सारा का सारा इधर चला गया, यानी वॉटलेस करंट मैक्सिमम हो गया। यस तो अब सवाल उठता है कि सर ये कब होगा कि ये फाई जीरो हो जाए, डिफरेंस जीरो हो जाए, यानी कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, एंगल की वैल्यू जीरो हो जाए, फाई जीरो होगा तो कॉस फाई मैक्सिमम होगा, और कॉस फाई मैक्सिमम होगा तो आप कह रहे हो कि सारा का सारा पावर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यही ना? यस सर। ये तो बहुत अच्छी चीज होगी सर, अच्छी कंडीशन होगी कि जितना पैसा मैं कमा रहा हूं सारा का सारा पैसा घर आ जाए। यस इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है ना सर। यस तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं सर? मैं इधर मिटा रहा हूं। तो इसी कंडीशन को कि जब आप चाहते हैं कि सारा का सारा धन घर आ जाए, रास्ते में कोई लूटे नहीं, पावर फैक्टर 1 हो जाए, तो मैं पावर फैक्टर से शुरू करता हूं। कब? व्हेन, जब सर कॉस फाई कितना हो जाए? 1। 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना? यस यस सर। सर। अरे वाह, यानी कि सर फाई इज इक्वल टू कितना हो जाए? 0 0 डिग्री। तो आपको क्या मिलेगा सर यहाँ पे? मैक्सिमम पावर मिलेगा ना? हाँ ना तो बोल। यस सर। हाँ और सर। मैक्सिमम पावर का ये सब पॉइंट है, सारे पॉइंट है। मैक्सिमम पावर कब मिलेगा सर? जब मैक्सिमम करंट मिलेगा। तुम समझो, वोल्टेज वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कौन वेरिएबल है? करंट। करंट। हाँ, तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। इसी कंडीशन को कहते हैं रिजोनेंस। रिजोनेंस। तो रिजोनेंस होता कब है? रिजोनेंस एक ही कंडीशन पे होगा। सबसे पहले कंडीशन, ऑल एल सी एंड आर शुड बी प्रेजेंट। तो रिजोनेंस तभी होगा जब सर्किट में तीनों हो, ठीक है? यस सर। और Yes, sir. रिजोनेंस दोनों में होता है, सीरीज में भी होता है, पैरेलल में भी होता है। पहले मैं सीरीज वाला खत्म कर दूं, फिर पैरेलल वाला आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा, ठीक है? आना यस सर। तो रिजोनेंस का सबसे पहला कंडीशन, एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी। और ये चाहे सीरीज सर्किट हो चाहे पैरेलल सर्किट हो, ये मैंडेटरी कंडीशन है, इसके बिना रिजोनेंस का आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहला नियम तो ये है कि तीनों भाई रहने चाहिए, कोई भी एक एब्सेंट रहेगा तो रिजोनेंस की बात आप करेंगे ही नहीं, होगी ही नहीं। तो होने के तो लिए Z इज इक्वल टू R आएगा। हाँ, तो पहले वो उस पर आगे चलते हैं, मतलब आगे चले गए आप। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सएल और एक्सी होगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी सर? आप इसे कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट करना। देखो इधर, ओमेगा एल, मतलब ओमेगा एल शुड बी इक्वल टू ओमेगा सी, 1/ωc। यस सर। यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, LC। यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। √LC। यस और सर। अगर इसको फ्रीक्वेंसी के, मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई 2π LC।
LC। तो फ्रीक्वेंसी हाँ। हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। ठीक है सर। तो सर यहां वो से एलसी का स्क्वायर रूट निकाल के कोई भी एक वैल्यू रख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों सेम है। मतलब एल इंटू एल हो जाएगा ना वो, क्योंकि एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी है। सर XL इज इक्वल टू XC है, L इज इक्वल टू C नहीं है। XL इज इक्वल टू XC है सर। रिएक्टेंस सेम होने चाहिए, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं, आप भूल गए। XL इज 2 पाई FL और XC इज अंडर 1/2 पाई FC। यस। हाँ ये मैंने भी ये गलती की थी, कोई नहीं, होता है। चलो यस। तो ये निकला, ठीक है। अब हम कहाँ थे सर? ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल गया, और क्या क्या निकला सर? मैक्सिमम करंट हो गया, मैक्सिमम पावर हो गया। डेफिनेटली जो इसने कहा कि अगर XL और XC होगा तो VL इज इक्वल टू VC भी हो जाएगा, VC होगा। यस। R इज इक्वल टू Z हो जाएगा, है ना? यस सर, यानी इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर। यानी कि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एकदम नॉर्मल आपका जैसे डीसी सर्किट होता है वैसा। इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टिव सर्किट ही था, फिर वही तीनों भाई थे, इन दोनों ने एक दूसरे को मार काट के दिया कैंसिल कर, यस सर। तो बच गया सिर्फ आर। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कॉस फाई आर और जेड इक्वल हो गया, तो आपको पता है, आपने अभी लिखा था कि कॉस फाई इज इक्वल टू R अपॉन जेड, जो कि 1 आ गया। आई बात समझ में सर? सो पावर फैक्टर कितना हो गया सर? 1। यानी कि जितना पैसा आप कमाएंगे उतना पैसा घर लेके जाएंगे। ये है रिजोनेंस सीरीज में। तो सीरीज का लगभग मैंने मसला खत्म कर दिया सारा आपका। अब ब्रेक के बाद हम शुरू करते हैं पैरेलल सर्किट। यस सर। चलेगा? कोई नहीं, मैं इसका वीडियो बना रहा हूं, आपको वीडियो मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, कोई सवाल? नो सर। तो रीज्वाइन करो पहले फिर।